जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र महतो आप सबको मेरे वीडियो पे स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं डेली 25 मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, तो वो सीरीज में लेकर आ गया हूं। चलिए तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चल चलते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है किसी धातु को पतली तारों में बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। धातु मतलब सोना या चांदी या कोई भी धातु जिसको हम लोग तार बना सकते हैं, बोल रहा है उसको धातु से तार बनाने की कैपेसिटी को क्या बोला जाता है। तो धातु से तार बनाने की कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं तन्यता, यानी तार उसको खींचा जा सकता है, उसको बोला जाता है तन्यता। तो क्या बोलेंगे हम लोग, तन्यता बोलेंगे। उसके बाद ये धातु वर्ध्यता क्या होता है, उसको पीट कर चादर बनाने की कैपेसिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो लार में हमारा एमाइलेज एमाइलेज होता है। एमाइलेज बताता हूँ ठीक से कैसे, देखिए। हमारे मुंह में टोटल 6 ग्लैंड पाया जाता है, सेलेब्री ग्लैंड। जोड़ा में होते हैं 3। एक सबसे बड़ा का नाम पेरोटिड ग्लैंड, सब मेंजिबुलर, सब लैंगुअल। ये तीनों मिलाकर 4 तरह के एंजाइम निकालते हैं। 4 तरह के एंजाइम निकालते हैं, जिसमें टाइलिन है, डायरेस्ट है, लाइसोजाइम है और म्यूलिन है। टाइलिन का दूसरा नाम हमारा एमाइलेज है, तो वही एमाइलेज ये लार में पाया जाता है। तो उसके बाद ये 3 बचे ऑप्शन में, एक होता है रेनिन। रेनिन हमारे जठर ग्लैंड में पाया जाता है। वो रेनिन क्या करता है, जो हम लोग दूध को खाते हैं ना, तो उसको दही में बदल देता है। उसके बाद आगे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये पाया जाता है अग्नाशय में, अग्नाशय में ये पाया जाता है। और ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। उसके बाद ये पेप्सिन है, ये भी जठर ग्लैंड में पाया जाता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है परिपथ में प्रतिरोधक श्रेणी संयोजन में जुड़े होते हैं। परिपथ के माध्यम से धारा का मान क्या होता है। देखिए, जब श्रेणी में परिपथ जुड़ा रहेगा तो उसका करंट सब जगह समान होगा, कितना भी उसमें लोड लगा दीजिए सब जगह करंट समान होगा, लेकिन उसका वोल्टेज ड्रॉप पड़ जाएगा। और जब हम पैरेलल में लगाते हैं, जो कि हम लोग घर में कनेक्शन होता है, वोल्टेज सब जगह बराबर रहता है। उस बल्ब जो बल्ब जला है उसमें वोल्टेज उतना ही है, पंखा में वोल्टेज उतना है, बट करंट सब जगह क्या होता है, ड्रॉप पड़ता है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा, समान रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है, तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या होता है। प्रारंभिक चाल को हम लोग यू मानते हैं और फाइनल चाल को हम लोग भी मानते हैं। अच्छा, प्रारंभिक चाल जीरो कब होता है, देखिए, जब कोई भी वस्तु हमारे सामने खड़ा है, हम जब उसको देखे हैं तो वो स्थिर खड़ा था, और हमारे देखने के बाद वो स्टार्ट हुआ, तब उसका हम स्पीड प्रारंभिक क्या बताएंगे, जीरो बताएंगे। तो यहाँ पकड़ा गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोला है कि वस्तु को ऊपर से गिरा है, तो हम गिरा रहे हैं, जब तक हाथ में लिए होंगे तब ना ऊपर से गिरा है हम। तो जब गिरा है तो हम उसको देखे हैं, तो हमारे हमारे आंख के सामने वो गिरना स्टार्ट हुआ है, तो उसका प्रारंभिक स्पीड क्या हो जाएगा, उसका प्रारंभिक स्पीड हमारा हो जाएगा जीरो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अधिक भार वहन करने के लिए चौड़े पट्टों वाले बेग की प्राथमिकता दी जाती है। इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन क्या है बता देता हूँ। देखिए, हम लोग दाब करते हैं। दाब 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 इज इक्वल टू बल डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है, बल डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। दाब ज्यादा कब होगा, दाब ज्यादा होगा जब हम लोग फिर जब बल ज्यादा देंगे, जितना बल देंगे उतना ज्यादा दाब होगा। बट जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ा देंगे यानी एरिया बढ़ा देंगे, तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पतला, मान लीजिए इतना पतला हमारा ये स्कूल बैग का इसका हैंडल रहेगा, उसको कांधा पे टांगेंगे, अब बैग में वजन ज्यादा है तो क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमको क्या होने लगेगा, तकलीफ होने लगेगा। लेकिन मान लीजिए हमारा बैग का हैंडल इतना चौड़ा है, चौड़ा है तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है क्षेत्रफल, तो ये ज्यादा, तो बल को क्या कर देगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इधर बढ़ जाएगा तो दाब दाब घट जाएगा। है कि दाब और क्षेत्रफल एक ऐसा संबंध है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर बोला है, संपर्क क्षेत्र में वृद्धि लगाए गए दाब में वृद्धि, वृद्धि नहीं होगा, घटेगा। संपर्क क्षेत्र में वृद्धि से लगाए गए बल में वृद्धि, फिर से गलत। संपर्क क्षेत्र में वृद्धि वृद्धि से लगाए गए दाब में ह्रास, ये इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कि जैसे ही हम लोग क्षेत्र में वृद्धि करते हैं तो उसका दाब में घट जाता है, काहे कि दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, हमारा क्षेत्रफल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर पूछ रहा है हमसे, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे निम्नलिखित, रुकिए एक नंबर इसको हटा दे पहले। वो निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया को अपनाते हैं। देखिए, हरा पौधा हो गए या कुछ जीवाणु हो गए, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। खुद बना लेते हैं, सूर्य की रोशनी देखते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ले लेते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इन सबको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी बोलते हैं। मृतपोषी मरी हुई चीज को खाते हैं, बोले तो जो अपघटक जितना होते हैं वो मृतपोषी होते हैं। परजीवी, हमारे माथा में ढील होता है, हमारे पेट के अंदर जो केचुआ पलते हैं, ये परजीवी होते हैं। ये हमारे शरीर से पोषण को लेते हैं, लेकिन हमको हानि पहुंचाते हैं। एलर्जी का पता नहीं, बस इतना ही था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 6 नंबर क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन पे हम अपना चलते हैं। ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। बोल क्या रहा है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए जबकि धारा समान रहे, तो प्रति इकाई समय में उत्पन्न ऊष्मा में क्या परिवर्तन आएगा। क्या बोल रहा है, बोल रहा है हमसे, चलो ये ठीक से देखते हैं। बोल रहा है कि चालक का प्रतिरोध को दुगना कर देंगे जबकि धारा मान समान रहेगा, ऊष्मा में क्या परिवर्तन आता है। तो ऊष्मा का फॉर्मूला जूल्स लो, एच। एच इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर रेजिस्टेंस और टाइम का गुना। टाइम नहीं दिया हुआ तो 1 सेकंड इसको मानेगा, ठीक है।
तो बोल रहा है कि आई को कांस्टेंट रखते हैं। तो मान लीजिए हम लोग आई पहले इधर रखे थे कितना, मान लेते खुद से कि इधर हम लोग आई रखे थे, पहले दो रखे थे, तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार। और रेजिस्टेंस मान लेते हैं दो रखे थे तो दो, टोटल कितना हो गया इधर, आठ हो गया। पहले का था ये हमारा, जब कुछ चेंज नहीं किया था तब का हमारा आठ। उसके बाद अभी बोल रहा है कि हम लोग प्रतिरोध को दुगुना कर देंगे बट धारा को समान रखेंगे। तो धारा जितना था दो था, तो दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ चार का चार रहेगा, इंटू रेजिस्टेंस के क्या बोला है कि रेजिस्टेंस को दो गुना कर देंगे। तो दो रेजिस्टेंस रखे थे तो दो का गुना दो, दो का डबल हो जाएगा कितना, चार हो जाएगा। और सेकंड दिया नहीं है तो जस्ट का 10 रह जाएगा, तो हमारा कितना हो गया, 16। पहले था 8, अभी हो गया 16, तो कितना गुना बन गया है, तो दो गुना बन गया है। आंसर से कितना हो जाएगा, ये रहा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा कि ये दो गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेग समय आलेख, वेग समय आलेख के अधीन क्षेत्र क्षेत्र क्या दर्शाता है। हम लोग ग्राफ बना लेते हैं पहले, देखिए ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे रहता है वेलोसिटी और यहाँ पे रहता है टाइम। पूछ रहा है कि यहाँ जो स्लोप बनेगा, यहाँ पे जो रेखा बनेगा, यहाँ यहाँ वो क्षेत्र किसको दिखलाता है, तो वेग और समय विस्थापन को दिखलाता है। वेग और समय किसको दिखलाता है, विस्थापन को। यहाँ पे जो बनेगा वो विस्थापन बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि एक व्यक्ति गुजरती हुई ट्रेन को देखते हुए सीटी की आवृत्ति में बदलाव सुनता है, कौन सा सिद्धांत इस पर कार्य करता है। तो फ्रीक्वेंसी वाला है ना, तो ये डॉपलर का प्रभाव है। डॉपलर के प्रभाव से हमको पता चलता है कि कोई चीज हमारे तरफ आ रहा है या जा रहा है, हम उसे फ्रीक्वेंसी बताते हैं। अगर कोई चीज हमारे तरफ आता है तो उसका फ्रीक्वेंसी झंझनाहट बढ़ता है, और जाता है दूर हमसे तो उसका झंझनाहट घटते जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर आ गया। 10 नंबर में क्या बोल रहा है, 10 नंबर में बोल रहा है एक 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा के लिए 30 दिनों तक चलता है, खपत ऊर्जा कितना होगा। इकाई में पूछा कितना होगा, तो देखिए एनर्जी को हम लोग किलो वाट आवर में मापते हैं। इसका निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारा वाट इंटू आवर डिवाइडेड बाई 1000। 1000 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। तो देखिए वाट कितना है, 60 वाट है, 60 वाट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 दिन, प्रत्येक दिन 5 दिन चल, 5 घंटा पर डे चल रहा है, और टोटल 30 दिन चल रहा है, ठीक है। 30 दिन चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे 1000 से। 1000 से भाग कर देंगे तो ये जीरो से एगो जीरो साफ, ये जीरो से एगो जीरो साफ। उसके बाद इससे यहाँ 5 से काटेंगे 10 को तो 2 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 6 को तो 3 आ जाएगा। और ये तीन मिले कितना हो गया, तो ये हमारा 9 किलो वाट आवर आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 नंबर। फिर आ जाइए नीचे। बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक में, ये मान लीजिए हम लोग परमाणु बनाते हैं, ये कोई भी परमाणु बना दिए, कोई भी मत, कोई भी नहीं बनाते हैं, बना दीजिए। हम लोग मान लीजिए सोडियम लेते हैं, Na, ठीक है। यहाँ होता है 11, और यहाँ कितना होता है, 23। 23 ये इसका भार है, भार है, ये वेट है, और इसका परमाणु संख्या है। तो बोल क्या रहा है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। ये जो 11 देख रहे हैं ना, ये प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। इसको इसमें से घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो बोल क्या रहा है, प्रोटोनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो ये जो नीचे 11 देख रही है प्रोटोन है, इसको परमाणु संख्या बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, परमाणु संख्या। आंसर इसका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान ये 23, ऊपर वाला जो 23 है ये परमाणु द्रव्यमान है। उसके बाद आणविक संख्या, इसमें जैसे सोडियम, दो तो सोडियम रहता था, यहाँ 2 लिख देते तो उसका अणु हो जाता, वो ये आणविक संख्या ये हो जाता। ठीक है, ये हो गया हमारा खत्म 11 क्वेश्चन। आगे में चलते हैं। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस धातु की परमाणु संख्या सबसे सबसे ज्यादा है। परमाणु संख्या, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। अब सब मतलब हमारा सिलेबस से पीरियोडिक टेबल हट गया है, लेकिन फिर भी देखिए पढ़ना पड़ रहा है, सब में कुछ ना कुछ पूछिए देता है। पहला ऑप्शन देखिए मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कितना होता है, तो मैग्नीशियम हमारा 12 होता है। एल्यूमिनियम कितना होता है, एल्यूमिनियम का संख्या 13 होता है। उसका सोडियम कितना होता है, 11 होता है। तो कैल्शियम कितना होता है, तो 20 होता है। सबसे ज्यादा कौन है परमाणु संख्या, तो ये हमारा 20 वाला हो गया, यानी कैल्शियम हो जाएगा। फिर आता है दर्पण का सूत्र। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर होती है, यानी हमको फोकस दूरी का फार्मूला पूछा है। देखिए फार्मूला दो टाइप का होता है, एक दर्पण का होता है और एक हमारा लेंस का होता है। तो दर्पण का हमारा फार्मूला पता है क्या होता है, वन बाई एफ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू हमेशा माइनस में होता है, लेकिन इसको फार्मूला में नहीं दिखाते हैं, इसको ऐसे छिपा कर रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये माइनस में होता है कि वस्तु को हमेशा बायां साइड में रखते हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे फॉर्मूला आंसर के हिसाब से। 1/f इज इक्वल टू वी और यू का लॉसा ले लेंगे, वी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। उसके बाद वी से वी खत्म, यू प्लस का प्लस लेंगे, यू से यू खत्म, वी। इसको क्या कर लेंगे, फोर्स हमसे पूछा क्या, फोकस का पूछा ना, एफ को सोजा कर लेंगे, एफ इज इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा वी यू डिवाइडेड बाई यू प्लस वी। ये रहा हमारा आंसर। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, देखिए 2 नंबर पे लिखा हुआ है यू भी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी। इसका आंसर हो गया हमारा 2 नंबर। और जब हमारा लेंस का पूछेगा तो लेंस का बता देंगे, जगह कम है प्लस टाइम का भी कमी है, जिसकी वजह से इसको क्या करता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कार्य शून्य होता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण
कोण होता है, कोण के बारे में पूछा है तो देखिए, कार्य का दो ठो फॉर्मूला होता है, एक हमारा होता है एम मास, जी बोले तो ग्रेविटी, और हाइट के लेकर, तो यहाँ पे तो कोण उन्हें कहीं बात ही नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा एफ बोले तो फोर्स, एस बोले तो विस्थापन, एफ एस कोस थीटा, सी ओ एस थीटा, ठीक है। तो कार्य कब जीरो होगा, यहाँ पे विस्थापन के बारे में कुछ नहीं बोला है, और उसका फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, पूछा था दोनों के बीच का कोण। तो जब यहाँ मान लीजिए हम बल ये लगाए, बल ये लगाए, अब विस्थापन इधर हो गया वस्तु का, इन दोनों के बीच में 90 कोण बन गया कि नहीं बन गया, 90 कोण। कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है हमारा जीरो, तो जब कोस 90 का मान कितना होता है हमारा जीरो, तो जब बल और विस्थापन कुछ 90 कोण बन जाएगा तो हमारा कार्य हो जाएगा जीरो, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 90। उसके बाद यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। एक होता है विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, दो कपल एक दूसरे के साथ छूट रहते हैं, जैसे देखिए ये कॉपर और सल्फर 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 एक साथ दोनों एक दूसरे का छूट है। सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे लोहा है, तो लोहा क्या करेगा, कॉपर को लतिया देगा, आप खुद सल्फर से चिपक जाएगा, देखिए यहाँ चिपक गया, ApSO4 आप कॉपर को निकाल दिया, ये हो गया हमारा नीला थोपा, नीला थोथा, इसको बोलते हैं आयरन सल्फाइड। उसके बाद यहाँ देखिए पीबी के साथ भी वैसा ही है, सिंगल सिंगल चेंज हो रहा है, लेकिन लास्ट में देखिए यहाँ पे भी दो कपल है, यहाँ पे भी दो कपल है, यहाँ से एगो निकल के इसके साथ चिपक जाएगा, यहाँ से एगो निकल के इसके साथ, यानी दोनों एक दूसरे के साथ पूरा हेर फेर कर लेगा। यहाँ हो रहा है देखिए देखिए, यहाँ का बी ए निकल गया, और यहाँ का ले लिया अपने साथ सल्फर ऑक्साइड का, जुड़ गया BSO4, और यहाँ का Na निकल गया, सोडियम निकल गया, और यहाँ का Cl निकल गया, बन के यहाँ पे 2NaCl बन गया। तो हमारा द्विविस्थापन बोला था, यानी दो बार अदला बदली होगा, एगो एगो यहाँ से यहाँ को लेगा और एगो यहाँ से यहाँ के लेगा, तो ये देखिए दोहरा विस्थापन, ये सिंगल विस्थापन है, ये भी सिंगल विस्थापन है, और ये भी हमारा क्या सिंगल विस्थापन है, एकलौता कौन सा है? ये डबल विस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद पूछ रहा है पौष्टिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें तरलों का उतापन सम्मिलित, देखिए होता क्या है कि हम लोग गांव में या फिर कहीं भी भैंस का या गाय का दूध निकालते हैं, तो अगला दिन हमारा दूध खराब हो जाता है। लेकिन कंपनी का दूध देखिएगा, अमूल का दूध या कोई भी कंपनी का दूध एक हफ्ता या 15 दिन या 20-20 दिन तक उनका दूध खराब नहीं होता। तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या किया था, दूध का पॉस्चराइजन किया था, दो किस्में किया था। एक किया था हाई टेम्परेचर, 72 डिग्री पर, 72 डिग्री पे दूध को मात्र 15 सेकंड तक गर्म किया था, फुहारा में गर्म किया था, जिससे उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम लेक्टोबाइस्टिस, वो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। जितना दिन बेहोश रहेगा दूध आपका फटेगा नहीं। फिर दूसरा किया था लो टेम्परेचर पे, 62.8 डिग्री पे किया था, ये आधा घंटा तक दूध को क्या किया था, गर्म किया था लेक्टोबाइसिलस को बेहोश करने के लिए। तो यही पूछा हमको यही पूछा है कि कितना डिग्री पे हुआ था, तो देखिए ये रहा हमारा 30 मिनट, ये पहला वाला तो होगा नहीं, 130 पार हो गया है, ये 80 से 90 ये भी नहीं होगा, ये रहा तीसरा नंबर, 30 मिनट तक 60 से 70 के बीच में, तो ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायरक्सिन, क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायरक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। हमारे गर्दन में ना थायराइड पाया जाता है, वहां से थायरक्सिन हार्मोन निकलता है, उसका कमी हो जाता है तभी हमारा घेगा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, घेगा रोग हो जाता है, और प्लस ये गुस्सा कंट्रोल करने वाला भी हार्मोन है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो इसको कौन संश्लेषण करता है, तो इसके लिए हमको चाहिए होता है आयोडीन। आयोडीन, इसके लिए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना है, इसका फोकस दूरी पूछा है क्या है, -1, +1 या फिर 2 या इन्फिनाइट। तो देखिए एक दर्पण कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। एक तो समतल दर्पण होता है, एक तो गोल दर्पण होता है। गोल दर्पण को बीच से काटते हैं तो एक तो अवतल बनता है, एक तो उत्तल बनता है। बट ये जो समतल दर्पण देख रहे हैं, ये भी इसको भी जब डैश 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 करके पॉइंट बनाते जाएंगे, पॉइंट बनाते जाएंगे, तो ये गोल एगो गोल बनेगा, ये भी बहुत बड़ा गोल बनेगा। लेकिन इसका हमको अंदाजा नहीं है, जिसकी वजह से इसका इसका फोकस क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इन्फिनाइट फोकस हो जाएगा, इसका फोकस हमको मिल नहीं रहा। ये भी एक गोल दर्पण का हिस्सा है, लेकिन हमको इसका फोकस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, डैश कुछ ऐसा है जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घिरता है, मतलब जिसमें मास होगा और जो जगह घिरता है उसको क्या बोलेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये एकदम, पदार्थ उसको बोलेंगे। ठोस भी पदार्थ है, तरल भी पदार्थ है, गैस भी पदार्थ है, तो इसका आंसर हमारा पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 4 सेकेंड में, 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि कोई वस्तु 4 सेकेंड में 20 मीटर चलती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। वेग पूछा है ना हमसे, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है हमारा v इज इक्वल टू विस्थापन, विस्थापन बाई सेकेंड या टाइम जो बोल लीजिए। तो विस्थापन कितना दिया, 20 मीटर, 20 मीटर, और समय दे दिया 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। नीचे चलिए, फिर बोल रहा है रेत में चलना कंक्रीट की तुलना में अधिक कठिन क्यों होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे काम करता है, बोलते हैं हम लोग जमीन पे क्यों चल पाते हैं?
जितना जोर से हम लोग जमीन पे फर्श पे लात मारते हैं उतना जोर से फर्श हमको ऊपर में ढकेलता है तो चल पाते हैं। बट बालू में जितना जोर से लात मारते हैं वो नहीं मार पाता, वो फंस जाता है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं चल पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, बल के तहत रेत का दबना। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बिजली के बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। तंतु, ठीक है, फ्यूज, रिले, प्रतिरोधक। उसको क्या कहते हैं हम लोग? फिलामेंट, तंतु कहते हैं। फ्यूज का काम होता है ये परिपथ को ग्लो करता है, यानी जला देता है, यानी गला देता है, कब? जब उच्च धारा आता है तब। रिले का काम होता है परिपथ में फॉल्ट को खोजना, कहाँ फॉल्ट है। और प्रतिरोधक का काम है धारा का विरोध करना। फिर नीचे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया का फलस्वरूप क्या होता है? ये ग्लाइकोलाइसिस क्रिया क्या है? क्या है देखिए, हमारे शरीर में श्वसन दो तरीका से होता है। एक वायु श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एक अवायु श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। जब जब खून का हीमोग्लोबिन फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर माइटोकांड्रिया की तरफ बढ़ता है, तब जीवद्रव चार गो एटीपी बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। उसमें से 2 गो एटीपी को सुरक्षित करके रख लेता है, 2 गो से ग्लूकोज तोड़वाता है। कौन सा ग्लूकोज? जो हम खाना खाएं। ग्लूकोज तोड़वाने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया का फलस्वरूप पैरविक एसिड बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पैरविक एसिड बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 24 नंबर में पूछ रहा है, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, यानी एक आईना है, उसका पृष्ठ ऐसा है। ठीक है, ये देखने वाला इधर है, इधर से हम लोग क्या किया? आईना को लेप दिए हैं पूरा, इधर से लेप दिया यानी कि इधर नहीं देखा जाएगा। ये मुड़ा हुआ है, इसका फोकस सामने होगा, ये हो गया कर्वेचर, और ये होगा इसका फोकस। जो मुड़ा हुआ आईना को क्या बोलते हैं? मुड़ा हुआ आईना को क्या बोलते हैं? अवतल। अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ना, इसको अवतल बोलते हैं। अब बाहर की तरफ मुड़ा हुआ बोलता है तो ये उत्तल हो जाएगा। उत्तल हो जाता है, समतल होता है, सीधा होता है पूरा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? अवतल। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, इसके फिर कल 25 क्वेश्चन का मैं सीरीज जरूर लाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूकेरेटिक कोशिका, यूकेरेटिक कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को आत्महत्या थैली भी कहा जाता है? देखिए, कोशिका दो टाइप के होते हैं, एक प्रोक्रिएटिव होते हैं, एक यूकेरेटिव होते हैं। प्रोक्रिएटिव वाले ये अविकसित होते हैं। इनमें सिर्फ क्या होता है पता है? इनमें सिर्फ और सिर्फ केंद्रकाभ होता है, केंद्रक भी नहीं होता है, केंद्रकाभ होता है। केंद्रकाभ होता है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, कुछ कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं हमारे घर में, अगल बगल में बहुत सारे हमको बीमार करने वाले बैक्टीरिया, उन सब में होता है ये सब। यूकेरेटिव हमारे पास होता है, हमारा कोशिका फुल्ली विकसित होता है, उसमें सब कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बुझी, जो जो होना चाहिए सब कुछ होता है। तो उसमें पूछा था आत्महत्या का थैली किसको कहा जाता है, तो उसका नाम क्या है? लाइसोसोम। गाल्गी बॉडी का काम क्या है? तो हम खाना खाकर एनर्जी बनाकर पूरा शरीर के सारे सेल को देते हैं। ठीक है, तो वो किस सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ये गाल्गी बॉडी वहां पे लेकर जाता है। सूत्रकणिका, इसका इंग्लिश का माइटोकांड्रिया या बायोलॉजिकल माइटोकांड्रिया है। ये क्या करता है? एनर्जी बनाता है, एटीपी का निर्माण करता है। उसके बाद हरित लवक, ये हम लोग में नहीं पता, ये पेड़ में पाया जाता है, पेड़ इसको क्लोरोफिल बोला जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए मेन घटक है पेड़ का। यहीं पे हमारा क्या हो गया? सारा क्वेश्चन यहीं पे हमारा क्या हो गया? सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये था हमारा टॉप 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर 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 से जरूर लाइक कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज मेहनत को सक्सेस कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय, फिर कल नया वीडियो आएगा। बाय बाय।